नताशा के चले जाने की वजह से घर में दुख का माहौल बन गया था। जिन जहरीले तीखे मोमोज की वजह से नताशा की जान गई थी, उस बुढ़िया को अभी तक पुलिस पकड़ नहीं पाई थी। ऐसे ही एक शाम मुकुल नताशा की तस्वीर पकड़कर रो रहा था। तभी वहाँ उसकी बहन रजनी आती है। मैं जानती हूँ भैया, आप नताशा को बहुत प्यार करते थे, लेकिन भैया अगर आप ऐसे हार मानोगे तो फिर हम उस बूढ़ी अम्मा को आखिर कैसे पकड़ पाएंगे जिसने हमारी नताशा को जहर दिया था। हमें उसका पता लगाना ही होगा और उसे उसके किए की सजा भी दिलानी ही होगी। तुम बिल्कुल सही कह रही हो रजनी। जिसने भी मेरी नताशा के साथ ऐसा किया है, मैं उसे सजा जरूर दिलवाऊंगा। हमें यह पता लगाना ही होगा कि आखिर उस अम्मा ने ऐसा क्यों किया जो उसने उसे जहर वाले मोमोज खिलाकर मार डाला। तुम अभी मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, मुझे बुढ़िया का स्केच बनवाना है। मुकुल अपनी बहन रजनी को अपने साथ लेकर पुलिस स्टेशन जाता है और उस बुढ़िया का स्केच बनवाता है। पुलिस उस बुढ़िया की छानबीन शुरू कर देती है। पुलिस बुढ़िया की तलाश शुरू कर देती है, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चलता और आखिरकार थक हार कर पुलिस को ये केस बंद करना पड़ता है। नताशा के पिता एक रोज मुकुल से मिलने आते हैं। बेटा, मैंने अपनी इकलौती जवान बेटी को खोया है। मैं ऐसे हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। मुझे किसी भी हालत में उस बुढ़िया को सजा दिलवानी ही होगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अंकल जी। जब तक मैं इस बात का पता नहीं लगा लेता कि आखिर उस बुढ़िया ने नताशा और रजनी को वो जहरीले तीखे समोसे देने की कोशिश क्यों की, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज मुकुल जब मीटिंग के लिए शहर से बाहर जा रहा था तो रेलवे स्टेशन पर उसकी नजर एक बूढ़ी अम्मा पर जाती है जो कि मोमोज बेच रही थी। मुकुल सोच में पड़ जाता है। अगर मैंने सीधे जाकर इससे सवाल किया तो ये यहां से भाग जाएगी, फिर हम कभी नहीं जान पाएंगे कि इसने ऐसा क्यों किया। पहले मुझे इसे अपनी बातों में फंसाना होगा। राम राम काकी, ये मोमोज कैसे दिए? 20 रुपए प्लेट है बेटा। अरे वाह, ये तो बहुत ही सस्ते हैं। अरे बेटा, इस उम्र में तो बस पेट भरने के लिए कमा लूं उतना ही काफी है। महंगा बेचकर मैंने कौन सी जमा पूंजी इकट्ठी कर लेनी है। बोलो कितनी प्लेट करूं? आप 1 प्लेट पैक कर दो। वो बुढ़िया जल्दी से 1 प्लेट पैक करके मुकुल को दे देती है। मुकुल वो मोमोज लेकर उसी डॉक्टर के पास जाता है जिसने नताशा और रजनी का इलाज किया था। डॉक्टर जल्दी से उस मोमोज का टेस्ट करता है और फिर मुकुल से कहता है, मुकुल, इन मोमोज में भी जहर मिला हुआ है। ये वही जहर है जो नताशा और रजनी के पेट में से मिला था। रजनी की जान तो मैंने जैसे तैसे बचा ली थी, लेकिन नताशा के पेट में ज्यादा मात्रा में जहर जाने की वजह से उसकी जान चली गई। ऐसे तो न जाने ये कितने लोगों को जहर दे चुकी होगी और कितनों को मौत की नींद सुला चुकी होगी। हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा, नहीं तो न जाने ये कितने लोगों की जान ले लेगी। इतना कहकर मुकुल पुलिस स्टेशन जाता है, जिसके बाद वो इंस्पेक्टर के साथ मिलकर उस बुढ़िया को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। ऐसे ही एक रोज मुकुल उस बुढ़िया के पास जाता है। राम राम काकी, कैसी हो? आपके ये तीखे मोमोज तो मेरे सभी दोस्तों को बहुत पसंद आए, और मेरी बहन, उसका तो पूछो ही मत, वो तो आपकी फैन ही हो गई। आप ऐसा करो, आज 5 प्लेट पैक कर दो। तुम जैसे लोगों की वजह से ही तो मुझ गरीब का पेट भर पाता है। मैं अभी 5 प्लेट पैक कर देती हूँ, लेकिन बेटा तुम अपने आस पड़ोस के बच्चों को भी कहना कि मुझसे ही आकर मोमोज खरीदा करे, उन्हें अच्छा स्वाद मिलता रहेगा। वैसे आपके मोमोज में तो कुछ अलग ही स्वाद आता है। इसमें कोई मीठा जहर मिलाती हो क्या? क्या कह रहे हो बेटा? भला मैं क्यों मीठा जहर मिलाऊंगी? मेरे कहने का मतलब है कि प्यार वाला जहर मिलाती हो क्या इसमें? तभी तो आपके मोमोज जो खाता है वो बार बार यहाँ जरूर आता है। ये लो बेटा, ये तुम्हारे तीखे मोमोज तैयार हो गए। अब तुम यहाँ आते रहना। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। धीरे धीरे मुकुल ऐसे ही उस बुढ़िया का भरोसा जीत लेता है। फिर एक रोज वो उस बुढ़िया से कहता है, अम्मा, तुम्हारे मोमोज की रेसिपी मुझे भी बताओ ना, ताकि मैं भी ऐसे मोमोज बना सकूं। ऐसा करो, आप मेरे साथ मेरे घर चलो और मुझे भी ये बनाना सिखाओ। नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। तुम्हारा भी परिवार है, वो सब क्या सोचेंगे, किस बूढ़ी मुसीबत को ले आया। काकी, मैंने सबसे बात कर ली है, किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद मुकुल उसे अपने घर लेकर जाता है, जहाँ पहले से पुलिस, डॉक्टर, नताशा के पिता और रजनी मौजूद होते हैं। काकी, आपने मुझे पहचाना? याद आया कौन हूं मैं? नहीं बेटा, अब नजर कमजोर हो गई है तो पहचान पाना मुश्किल है। इस लड़की को तो अच्छे से पहचानती होंगी ना आप?
हाँ, ये लड़की तो आती थी मेरे पास, लेकिन आखिर आप लोग ऐसे शक भरी निगाह से क्यों देख रहे हो मुझे? क्योंकि काकी, अब हम सब जानते हैं कि आप अपने मोमोज में जहर मिलाती हो और आपकी वजह से ही मेरी दोस्त नताशा की जान चली गई और आज ये पुलिस आपको पकड़ने के लिए ही यहाँ आई है। अम्मा, आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप अपना सच कबूल कर लो। क्योंकि मेरे जवान बेटे की मौत भी इसी वजह से हुई थी। उसे किसी दोस्त ने मोमोज में मिलाकर जहर खिला दिया था और जिसने ऐसा किया उसका मुझे आज तक पता नहीं चला, इसीलिए मैं सबकी जान ले लूंगी। लेकिन एक इंसान की वजह से आप सबकी जान नहीं ले सकती। माता जी, आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। चलिए। पुलिस उस बूढ़ी औरत को गिरफ्तार कर लेती है, जिसके बाद से शहर में जवान मौतों का सिलसिला रुक जाता है। बूढ़ी काकी को 3 साल की सजा होती है। साथ ही वो उस लड़के को भी पकड़ लेती है जिसने उस बूढ़ी काकी के बेटे को जलन के मारे मोमोज में जहर मिलाकर खिलाया था। पूनम अपने पति मोहन और बेटी ज्योति के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी को जी रही थी। मोहन का बिजनेस भी अच्छा था। मोहन भी अपनी पत्नी और बेटी को बहुत प्यार करता था और हमेशा उन्हें खुश रखने की कोशिश करता था। सब कुछ ठीक था, पर एक दिन अचानक मानो पूनम की खुशियों को किसी की नजर लग गई। कहते हैं जब व्यक्ति अमीर और पैसे वाला होता है तो बुरी संगत उस पर जल्दी हावी होती है। ऐसा ही मोहन के साथ हुआ। मोहन को दोस्तों के साथ खाने पीने की आदत पड़ गई। वो अक्सर पार्टी करने के बहाने दोस्तों में शराब पर पैसा बहाने लगा। उसने दोस्तों के साथ पीने खाने के लिए घर की एक एक चीज बेचनी शुरू कर दी। सुनो, ये सोने की चेन और चूड़ियां कहाँ ले जा रहे हो? मेरा गहनों का डिब्बा वापस करो। ये गहने मैंने तुझे बनवा कर दिए थे, समझी? तो इन गहनों पर मेरा हक है। मैंने कहीं भी लेकर जाऊं? है? तू होती कौन है मुझे रोकने वाली? चल हट जा मेरे सामने से। आप ये गलत कर रहे हो। देखना, आपकी पीने खाने की बुरी आदत एक दिन हमारा सब कुछ बर्बाद कर देगी। मोहन ने पूनम की एक नहीं सुनी। धीरे धीरे मोहन ने अपना सब कुछ बेच दिया, यहाँ तक कि घर भी। अब वो बहुत गरीब हो चुके थे। मोहन पूनम और ज्योति को लेकर एक किराए के घर में रहने लगा। शराब ज्यादा पीने के कारण मोहन की तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी और घर में दवाई के पैसे नहीं थे। क्या करूं, घर में तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। इनकी दवाई खत्म हो रही है, पर मुझे कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो इस घर का खर्च कैसे चलेगा। सब मेरे कारण हुआ है। ना मैं शराब जैसी बुरी चीज को अपनी आदत बनाता और ना हमारा ये हाल होता। बना बनाया बिजनेस, घर, गाड़ी सब बिक गया और तो और हमारी ज्योति का स्कूल भी छूट गया। बात करते करते मोहन रो पड़ा। अरे, आप चिंता क्यों करते हो? मैं हूं ना कोई काम ढूंढ लूंगी, आप चिंता मत करो। पूनम मोहन की हालत देखकर और परेशान हो गई। पूनम के पड़ोस में सरोज नाम की एक महिला रहती थी। वो दाल चावल का ठेला लगाती थी, पर वो अपना सब कुछ बेचकर गांव जा रही थी। क्या हुआ सरोज दीदी, आपने दाल चावल का ठेला नहीं लगाया? नहीं, हम तो अपना सब कुछ बेचकर गांव जा रहे हैं। गांव में अपनी जमीनें हैं, वहीं खेती बाड़ी करके रहेंगे। बच्चे भी दादा दादी के पास गांव में ही रहते हैं, तो उन्हें भी अकेले परेशानी होती है। बस 1-2 दिन में चले जाएंगे। सरोज दीदी, मेरे पास भी कोई ऐसा काम नहीं है जिससे मैं घर का खर्चा निकाल सकूं। अगर आप गांव जा रहे हो तो क्या मैं दाल चावल बेचने का काम शुरू कर दूं? बहुत परेशानी चल रही है, घर में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या काम करूं। हाँ, क्यों नहीं, इसमें क्या परेशानी है? मैं तुम्हें सब समझा दूंगी और ठेला और बर्तन खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तुम्हें सब कुछ बना बनाया मिल जाएगा। पर सरोज दीदी, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं आपको। अरे, तो पैसे किसने मांगे हैं? तुम आराम से अपना काम शुरू कर लो, उसके बाद जब थोड़ी कमाई होने लगे तब हम इस बारे में बात कर लेंगे। सरोज पूनम की बहुत मदद करती है और पूनम दाल चावल का ठेला लगाने लगती है। सरोज गांव जा चुकी थी, पर उसके बंधे हुए ग्राहक अब पूनम के ठेले पर आने लगे थे। इससे पूनम को बहुत फायदा हो गया। पूनम रोजाना सुबह दाल चावल बनाती थी और पूरा दिन ठेले पर दाल चावल बेचती थी। पूनम की कमाई शुरू होने लगी, जिससे घर का खर्च भी निकलने लगा और मोहन की दवाई भी समय पर आ जाती थी। पूनम ने ज्योति को भी फिर से स्कूल में डाल दिया। पूनम दाल चावल बहुत ही स्वादिष्ट बनाती थी, इसलिए उसके ठेले पर ग्राहकों की बिक्री बढ़ने लगी थी। सब कुछ ठीक हो गया, पर एक दिन चलो एड़े, चल जल्दी से हफ्ता दे। इस एरिया में बहुत समय से आया नहीं, तो सब आराम से मजे कर रहे हो और दिखाई दे रहा है यहाँ पर सब खूब कमाई कर रहे हैं। भैया, ये कौन है जो इस तरह से ठेले वालों से बात कर रहा है? और ये हफ्ता क्या चीज है? पूनम बहन, ये इस एरिया का गुंडा है। कुछ समय से आ नहीं रहा था। पहले जब सरोज बहन खड़ी होती थी तब वो भी इसे हफ्ता देती थी,
ये हर हफ्ते आता है और अपना हफ्ता लेकर चला जाता है, यानी कि हर हफ्ते 2000 रुपए इसको देने पड़ते हैं। ये तो बहुत गलत बात है। कोई इसके बारे में पुलिस से नहीं कहता? अरे बहन, इस गुंडे से सब डरते हैं। किसकी मजाल की पुलिस में इसके खिलाफ कोई एक भी शब्द कह दे। अब तुम भी इसे चुपचाप पैसे दे देना, वरना ये तुम्हें यहाँ ठेला नहीं लगाने देगा। नहीं भैया नहीं, अत्याचार सहना और अत्याचारी का साथ देना दोनों ही गलत है। मैं इस अत्याचार को सहन नहीं कर सकती। मैं इस गुंडे को पैसे नहीं दूंगी। तभी वो गुंडा वहाँ आ जाता है। अरे यहाँ तो पहले सरोज ठेला लगाती थी ना, लगता है तुम उसकी जगह आई हो। चलो मुझे क्या करना है, चले जल्दी से मेरा हफ्ता दे, मुझे देर हो रही है मुझको। मैं कोई हफ्ता नहीं देने वाली। मैं अपनी मेहनत की कमाई तुम्हें क्यों दूं? जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। क्या कहा? पुलिस बुलाएगी तू? पुलिस? मेरे खिलाफ कोई पुलिस में शिकायत नहीं कर सकता, समझी? सब मेरे से डरते हैं, समझी? अब देखता हूँ तू यहाँ ठेला कैसे लगाती है। चल हट यहाँ से। अरे छोरो, निकालो इसके गले में से 2000 रुपए, चलो। तुम लोग ये ठीक नहीं कर रहे हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सब लोग जग्गू नाम के उस गुंडे से डरते थे। कोई भी जग्गू के आगे नहीं बोलता था। जग्गू सबसे पैसे लेकर चला जाता है। पूनम बहुत गुस्से में थी। वो सीधी पुलिस स्टेशन जाती है और जग्गू के खिलाफ शिकायत दर्ज करती है। उस एरिया में ये सब चल रहा है, इस बात का हमें पहले ही शक था। अगर ये खबर हमें पहले किसी ने दे दी होती ना, तो हम कब का जग्गू को गिरफ्तार कर चुके होते। हम जब भी वहाँ के ठेले वालों से कुछ भी पूछने के लिए जाते हैं तो कोई भी जग्गू के खिलाफ गवाही नहीं देता, सब डर जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आप सचमुच बहुत बहादुर हैं। आप फिक्र मत कीजिए, हम जग्गू को शाम होने से पहले ही गिरफ्तार कर लेंगे और आपके पैसे आपको मिल जाएंगे मैडम। आप जाइए अब। पूनम की शिकायत पर पुलिस अपना काम शुरू कर देती है। शाम तक जग्गू के सारे ठिकानों पर पुलिस छापा मारती है। जग्गू और उसके सभी साथियों को पकड़ लिया जाता है। पूनम को अपने पैसे वापस मिल चुके थे। आज सभी ठेले वाले पूनम की बहुत तारीफ कर रहे थे। सभी ठेले वाले बेफिक्र थे क्योंकि पूनम ने उन्हें जग्गू जैसे गुंडे के खौफ से छुटकारा दिलवाया था। कुछ समय बाद मोहन की तबीयत भी ठीक हो जाती है। उनके पास पैसे भी जुड़ चुके थे, इसलिए पूनम और मोहन ने एक होटल खोल लिया। अब पूनम और मोहन की जिंदगी में फिर से सुख के दिन आने लगे।